वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर के क्विक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपीटीपीएससी पीटी, यूपीसीएस 2026 सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले जो हाल ही में 5 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका परिणाम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, कौन से ऐसे 5 राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनमें हाल ही में चुनाव हुआ है। तो इनमें आपका असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में जो है विधानसभा चुनाव 2026 में हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, किस राज्य के बने हैं। तो सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं और यह जो है भाजपा और नीत एनडीए का गठबंधन से बने हैं। दूसरा आपका पश्चिम बंगाल से भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं शिवेंद्र अधिकारी, यह जो है बीजेपी के हैं। तमिलनाडु के तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के जो साउथ एक्टर हैं सी जोसेफ विजय जो है यह मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। केरल के यूडीएफ के मुख्यमंत्री बने हैं ये आपके वीडी सतीसन जो कांग्रेस के हैं। इसी प्रकार से पुडुचेरी में जो है एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, पश्चिम बंगाल के शिवेंद्र अधिकारी बने हैं, तमिलनाडु के सी जोसेफ विजय, केरल के जो बने हैं यह वीडी सतीसन बने हैं, पुडुचेरी के जो बने हैं एन रंगास्वामी बने हैं मुख्यमंत्री। तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। आइए हम लोग इन विधानसभा की सीटों की संख्या को एक बार देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या वह 126 है, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 है, केरल में 140 सीटें और पुडुचेरी जो केंद्रशासित प्रदेश है इसमें जो है विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। इस प्रकार जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है यह आपका 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसको हम लोग देखेंगे। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो है बैठक आयोजित की गई है और भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है 2026 में। और 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी भी जो है भारत ने किया है और यह चौथी बार है जो भारत ने जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। और ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत जो 8-9 जुलाई को जो है केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिपरिषदीय बैठक की जो है आयोजित हुई है। और ब्रिक्स की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार किसकी थीम जो रखी गई है वह लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सत्ता के लिए निर्माण इसकी थीम रखी गई है। और 18वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है वह 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली के तहत जो है भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और 2026 में ब्रिक्स की जो स्थापना के टोटल जो है 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इससे पहले जो 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया था वह 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिक्स की जो स्थापना वह 2026 में की गई थी, इसके 20 वर्ष जो है 2026 में स्थापना जो 2006 में किया गया था और 2026 में इसके जो 20 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रारंभ में ब्रिक्स के टोटल 5 सदस्य थे, इसमें आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका था। बाद में जो 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम लोग यूएई के नाम जानते हैं, मिस्र, इथियोपिया इसमें समूह में शामिल हुआ। बाद में जो है 2025 में जो है इंडोनेशिया ब्रिक्स का जो है नवीनतम सदस्य बना 2025 में। तो यह जो है 18वां ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत में और 17वां जो आयोजित किया गया था वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला जो टॉपिक है 2027 की जनगणना सेंसस 2027। भारत की पहली जनगणना जो आयोजित की गई वो 1872 में और उस समय जो है लॉर्ड मेयो जो है वायसराय थे भारत के। पहली नियमित व समकालिक जनगणना आयोजित की गई तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आयोजित की गई थी वह वर्ष 1951 में जो है पहली जनगणना आयोजित की गई थी स्वतंत्र भारत की।
और 2027 की जनगणना जो है यह भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। और अब तक 2026-27 में जो है जनगणना होगी, यह 2 चरणों में आयोजित की जा रही है और यह भारत की जो है पहली बार जो है डिजिटल जनगणना आयोजित की जा रही है 2027 वाली। पहली बार जो है सेल्फ एनुमरेशन स्वगणना की सुविधा भी इस बार उपलब्ध कराई जा रही है और 1931 के बाद जो है पहली बार सभी जातियों का व्यापक विवरण जनगणना में शामिल किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य जातियों का भी विवरण इस बार दर्ज किया जा रहा है। टोटल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो टोटल जो है 33 प्रश्न पूछे जाएंगे इस जनगणना के तहत जो है परिवार के लिए, जिसमें मकान, परिवार, पेयजल, शौचालय, बिजली, ये सभी चीजें इसमें जो है इंक्लूडेड हैं। अब परीक्षा देश से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको देख लेते हैं। जनगणना को भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कराते हैं और वर्तमान में जो इस पद पे जो है मृत्युंजय कुमार नारायण जी इस पद पर हैं। भारत के वर्तमान महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं और यह जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह कार्य आता है जनगणना का। और इस बार जनगणना का जो शुभांकर बनाया गया है यह प्रगति जो एक महिला गणना कर्मी है, दूसरा विकास जो पुरुष गणना कर्मी है। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह सुदर्शन पटनायक जी को बनाया गया है। तो परीक्षा दृष्टि से यह तीनों फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन दोनों शुभंकरों जो अनावरण वो 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है और यह महिला और पुरुष की समान भागीदारी तथा विकसित भारत 2027 के संकल्प का प्रतीक बनाया गया है। तो इस प्रकार जो है जनगणना 2027 संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके संबंधित फैक्ट को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका जो आयोजन है भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 16 से 21 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैती और भारत सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत इसका आयोजन किया गया था। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। इसके जो विषय रखी गई, थीम रखी गई थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसकी थीम रखी गई थी। इस समिट के 3 प्रमुख स्तंभों पर जो केंद्रित था, जिसे सूत्र कहा गया था, इसमें 3P पर ध्यान दिया गया था विशेष रूप से पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। लोक समावेशी विकास और मानव कल्याण, ग्रह जो पर्यावरण और सतत विकास में एआई का उपयोग, प्रगति जो है नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण। मानव, यदि मानव यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि मानव के नाम से संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया गया है, जिसमें एक ऐसा रोड मैप प्रस्तुत किया गया है जहां तकनीकी प्रगति सामाजिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करे। नीति और व्यक्तिगत प्रणाली, मोरल एंड एथिकल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है परीक्षा दृष्टि से। एम जो है यह नैतिक और इंग्लिश में आप जानिए कि मोरल एंड एथिकल सिस्टम है। जवाबदेही शासन, अकाउंटेबल गवर्नेंस, ए का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय संप्रभुता, एन जो है ये आपका नेशनल सॉवरेनिटी, ये एन का है। ए का जो आपका एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई, इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में आप लोग जान लीजिए सुलभ और समावेशी एआई। और वैध और न्याय संगत प्रणाली जो वी का फुल फॉर्म होगा वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ पर अंग्रेजी पूरा क्लियर जान लीजिए। एम का जो फुल फॉर्म होगा मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए का जो है अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन का जो है नेशनल सॉवरेनिटी और ए का जो फॉर्म होगा एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई होगा और वी का जो है एंड वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा। और यहाँ पर 2 सब तकनीक को लॉन्च किया गया था। सर्वम एआई जो 30 और 115 बिलियन पैरामीटर वाले नए भाषा मॉडल और केज स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा जो भारत जेन परम 2 जो 17 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल जो 22 भाषाओं में समर्थन करता है। तो सीधा सीधा परीक्षा में पूछेगा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट कहाँ आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य मंत्रालय कौन कौन सा था, इसमें 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से थे, मानव के फुल फॉर्म पूछा था। ये सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको कवर करा दी गई हैं। अगला जो टॉपिक है दीपावली यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति का जो है 20वां सत्र आयोजित किया गया था 8 से 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। और इस बैठक का जो आयोजन किया गया था भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसी सत्र में जो है
दीपावली को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जो है शामिल करने की घोषणा की गई है। और दीपावली के शामिल होने के बाद भारत के जो है 16 तत्व यूनेस्को की सूची में दर्ज हो गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनेस्को के, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। परीक्षा में इसके जो है फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछ देता है, तो इसको फुल फॉर्म को भी आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है और इसका गठन 16 नवंबर वर्ष 1945 का गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय फ्रांस के जो राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो आंद्रे एजोल, जो फ्रांस के इसके महानिदेशक हैं। अगला जो टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। और पद्म पुरस्कार जो है यह कोई उपाधि नहीं है, इसको आप उपाधि के रूप में धारण नहीं कर सकते। आइए हम लोग देखते हैं पद्म पुरस्कारों का क्रम क्या होता है। सबसे पहले भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह पहले स्थान पर आता है। फिर दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण आता है, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आपका पद्मश्री आता है। यह रैंक होती है। भारत में सबसे उच्च स्थान जो था भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री आता है। पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है यह गृह मंत्रालय करता है और 2026 में जो यह पुरस्कार टोटल 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और पद्मश्री की जो टोटल संख्या 113 है और महिला पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या आपकी 19 है। यह डेटा नोट कर लीजिए आप लोग। 131 जो संख्या है यह बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट यह संख्या पूछेगा और पेपर में कंफ्यूजन ज्यादा होती है लोगों को। तो ये आप लोग वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और नोट्स हो सकते इंपॉर्टेंट चीजों का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं 5 पद्म भूषण जो दिया गया 5 लोगों को वह किस क्षेत्र से और किस राज्य के, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत ने दिया गया है, यह कला क्षेत्र संबंधित है और ये आपके महाराष्ट्र के हैं। दूसरा श्री एन राजम, यह कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश के हैं। इनको आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा, एन राजम जी को, क्योंकि यह कला क्षेत्र से हैं और यह उत्तर प्रदेश के हैं। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला आपका श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामलों में दिया गया इन्हें, यह केरल के हैं और केरल के इस बार कई दिए गए इनको इसलिए इंपॉर्टेंट है। वीएस अच्युतानंद मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामले में, यह भी आपके केरल के हैं। अगले आपके श्री नारायणन जी हैं, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया, यह भी आपके केरल के हैं। तो उत्तर प्रदेश के मेन इंपॉर्टेंट सुश्री एन राजम जी को कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को दिया गया और टोटल जो है 5 लोगों को दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल कला क्षेत्र में, एन राजम जी को कला क्षेत्र में और केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में, वीएस अच्युतानंद ये आपके सार्वजनिक मामले में और पी नारायणन जी को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो 13 पद्म भूषण दिया गया है, क्योंकि परीक्षा अब धीरे धीरे डेप्थ में पूछी जा रही है प्रश्नों को, उनके क्षेत्र को विशेष रूप से पूछा जा रहा है। तो सुश्री अलका याग्निक जी को दिया गया है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। पीयूष पांडे जी मरणोपरांत दिया गया है, यह भी कला क्षेत्र में, यह भी महाराष्ट्र के हैं। उदय कोटक को व्यापार उद्योग को दिया गया, यह भी महाराष्ट्र के हैं। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया, उत्तराखंड के हैं। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी ये दवा क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु के हैं। SKM मैलानंदन ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, तमिलनाडु के हैं। ममूटी आप जानते हैं केरल के यह एक्टर हैं, यह कला क्षेत्र में दिया गया ममूटी जी को। वेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामलों क्षेत्र में दिया गया, केरल के हैं। यह भी सतावधानी आर गणेशन जी को दिया गया कला क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं। शिबू सोरेन सार्वजनिक मामलों के दिया गया, यह भी झारखंड के हैं, मरणोपरांत दिया गया है। वीके मल्होत्रा मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामलों में, यह दिल्ली के हैं। और नोरी दत्ता त्रेडू यह दवा क्षेत्र में आपके अमेरिका के हैं। और विजय अमृतराज खेल क्षेत्र में दिया गया, यह भी अमेरिका के हैं। तो यह जो है 5 पद्म विभूषण दिया गया है और 13 जो है पद्म भूषण दिया गया, इनको हम लोग देख लिए हैं। और टोटल जो है 113 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। हम लोग इसमें जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अनिल कुमार रस्तोगी जी को कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। चिरंजीव लाल यादव जी को कला क्षेत्र में, यह भी आपको उत्तर प्रदेश के हैं। अशोक कुमार सिंह जो है यह विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, यह सभी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बुद्ध रसमणि को अन्य पुरातत्व के रूप में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हैं। केवल कृष्ण ठकराल जी को दवा क्षेत्र में दिया गया है। श्याम सुंदर जी को दवा क्षेत्र में दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद जी को दवा क्षेत्र में
प्रवीण कुमार को जो है खेल के क्षेत्र के कारण दिया गया है। और श्री मंगला कपूर जी को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया है। रघुपत सिंह मरोड़ प्रांत को दिया गया है अन्य कृषि क्षेत्र के लिए। यह टोटल जो है दिया गया है उत्तर प्रदेश के 10 लोगों को जिन्हें पद्मश्री दिया गया है, और यह सभी उत्तर प्रदेश के हैं। और टोटल पद्मश्री दिया गया पूरे देश में यह टोटल 113 लोगों को दिया गया है। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं हम लोग। पद्मश्री जो दिया गया है, चर्चित व्यक्तित्व है रोहित शर्मा, आप जानते हैं भारतीय क्रिकेटर हैं, यह खेल के लिए दिया गया है। आर माधवन जो एक्टर हैं, इन्हें कला क्षेत्र में दिया गया है। प्रोसेनजीत चटर्जी को कला क्षेत्र में दिया गया और सतीश शाह को भी कला क्षेत्र में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है पद्म पुरस्कार 2026 संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उनको कवर कर लिए हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक है आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। उस समय जिसका नाम हुआ था स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म, इसका नाम रखा गया था। बाद में 1967 में जो इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड रखा गया, और यह भारत का जो है सर्वोच्च फिल्म सम्मान माना जाता है। और यह जो पुरस्कार है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं। 2025 में 71वां जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। श्रेणी विजेता और वह किस फिल्म में कार्य किया उसके लिए दिया गया है, देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो चुनी गई है वह 12th फेल चुनी गई है। आप लोगों ने देखा भी हो, काफी अच्छी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, एक शाहरुख खान जी को और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और 12th फेल में जो है मेन किरदार विक्रांत मैसी जी ने किया था उसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड रानी मुखर्जी जी को दिया गया है, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार या मोहनलाल जो साउथ के एक्टर उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का जो अवार्ड है यह सुदीप्तो सेन को दिया गया द केरला स्टोरी बनाने के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के रूप में शिल्पा राव को दिया गया है जवान फिल्म में गाना गाने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में जो है PVSN रोहित को दिया गया है बेबी फिल्म में गाना गाने के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म द 12th फिल्म रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। अभिनेत्री का चुनाव रानी मुखर्जी जी को किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया है, यह बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वह सुदीप्तो सेन जी को दिया गया है द केरला स्टोरी बनाने के लिए। अगला जो टॉपिक है आपका रामसर साइट से है। भारत में रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में जो है सम्मेलन जो हुआ था, और यह समझौता जो प्रभावी हुआ था वर्ष 1975 में यह प्रभावी हुआ। भारत इस समझौते में वर्ष 1982 में जो है शामिल हुआ था, और जुलाई का महीना चल रहा है। और अब तक टोटल जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर साइटें हैं टोटल इनकी संख्या जो है टोटल 100 हो चुकी है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में टोटल 13 रामसर साइट हो चुकी है। आइए हम लोग देखते हैं जो नवीनतम चुनी गई यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या इसका सुराहा ताल इसका नाम रखा गया है, यह 2026 में बनी है। यह आपके बलिया में है और यह आपके उत्तर प्रदेश की है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर साइट घोषित किया गया है, बलिया की है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य यह 2026 में घोषित किया गया, यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य अक्सर पूछ लेगा, आप लोग बिहार लगा देंगे, लेकिन यह आपके उत्तर प्रदेश में आपके एटा जिले में है, यह भी 2026 में चुना गया है। इसके अलावा छारी ढांड यह जो है 2026 में चुना गया आपके गुजरात में रामसर साइट है। सिलीसेड झील यह आपके अरवल में है, यह राजस्थान की है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिल झील कटिहार में, यह आपके बिहार जिले के 2025 में घोषित किया गया है। गोकुल जलाशय बक्सर में है, यह बिहार की है, 2025 में घोषित किया गया है। जो नवीनतम यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कोपरा जलाशय हाल ही में रामसर साइट रूप में घोषित किया गया किस राज्य की है, तो छत्तीसगढ़ की है। इसी प्रकार से गोगाबिल ये आपके बिहार की है, गोकुल बिहार की है, कोपरा छत्तीसगढ़, सिलीसेट या राजस्थान की है, छोरी छाड़ ये आपके ढांड ये आपके गुजरात की है, पटना पश्चिम बिहार ये आपके यूपी के एटा की है, शेखा अलीगढ़ की है, और जयप्रकाश जो है बलिया की है। इस प्रकार जो है भारत में रामसर साइट जो हाल ही में घोषित की गई है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है ये आपका तमिलनाडु है, और उत्तर प्रदेश में टोटल जो है दूसरा स्थान लेकर 13 रामसर साइट जो है दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है भारत में वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है। सबसे छोटा जो है आपका हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि है। और भारत का पहला जो रामसर साइट स्थल घोषित किया गया था यह ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोनों एक साथ घोषित किया गया था वर्ष 1981 में। तो परीक्षा दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग कवर कर लिए हैं रामसर साइट संबंधित।
अगला है वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन कौन कौन से थे, कब चलाए गए थे, इसका उद्देश्य क्या क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद ये 2026 चला गया था। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जो है भारत द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए चला गया था और अभी हाल ही में आया था, इसलिए यह बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। ऑपरेशन अंतिम प्रहार जो है इसके तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऑपरेशन अपस्ट्रीम यह अभियान विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा इंटरपोल और यूरोपोल के सहयोग से चलाया गया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है भारतीय नौसेना ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हारमुज जलमरुबंद में चलाया था। ऑपरेशन त्रासी जो है ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतुरु इलाकों में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेगाबरू या झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलों के सारना और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश जो है यह ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश। इसके अलावा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है अमेरिका के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत ऑपरेशन हॉकआई जो है अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इसके तहत ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेज एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने जो है ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन सागर बंधु जो है यह हाल ही में जो चक्रवात दितवा आया था श्रीलंका में, जो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और के लिए जो भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु। यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे हाल ही में जो चलाया गया था यह ऑपरेशन अमिस्ताद, यह भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। अगला जो टॉपिक है अभी हाल ही में आईपीएल समाप्त हुआ है, यह भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीएल जो फाइनल हुआ था यह रॉयल चैलेंज बेंगलुरु जो आरसीबी के नाम जानते हैं हम लोग, इन्होंने जो फाइनल में गुजरात टाइटंस को जो है 5 विकेट हराकर दूसरी बार लगातार जो है खिताब जीत लिया है आईपीएल का। तो आईपीएल 2026 के विजेता जो रहे हैं वो आरसीबी रही है और उप विजेता जो है गुजरात टाइटंस रही है। 2026 में जो है टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है और आरसीबी विजेता रही है। इसके जो कप्तान रहे हैं वह रजत पाटीदार रहे हैं। रजत पाटीदार ने लगातार 2 बार जो है आरसीबी को फाइनल जितवा दिए हैं और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान रहे वह शुभमन गिल रहे हैं। फाइनल जो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल खेला गया था। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है और वैभव सूर्यवंशी को जो है ऑरेंज कैप दी गई है। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा को जो है 29 विकेट लेने के कारण जो है यह पर्पल कैप दी गई है। और रॉयल चैलेंजर्स ने 2025 में पहली बार अपना खिताब जीता, 2026 में लगातार दूसरी बार जो है इन्होंने खिताब जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है यह वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, यह राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर रहे हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, राजस्थान रॉयल्स के हैं। और सर्वाधिक छक्के इन्होंने 65 छक्के लगाकर जो है आईपीएल के एक सीजन में जो है सर्वाधिक छक्के लगाने रिकॉर्ड भी अब इनके पास हो गया है। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल शुरुआत जो है 2008 में हुई थी और पहला जो सेशन था आईपीएल खिताब वह राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सबसे सफल टीमें जो रही हैं वह चेन्नई सुपर किंग्स रही हैं और साथ में मुंबई इंडियंस रही है। दोनों अब तक 5-5 खिताब जो है जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 11, 18, 21 और 23 को जीता है। मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता है। इन्होंने 13, 15, 17, 19 और 21 और 20 को जीता है। तो 5-5 बार जो है चेन्नई और मुंबई टीमों ने जीता है। तो इस प्रकार जो है आईपीएल संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है टेनिस टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस के 4 प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, प्रारंभ वर्ष देख लेते हैं, स्थान कहाँ होता है, कोर्ट का प्रकार क्या होता है और इसका आयोजन कब कब होता है। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए सब कुछ आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यह जो है सबसे नवीनतम भी है, 1905 से शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। इसका कोर्ट का प्रकार होता है या हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसका जो आयोजन जनवरी में होता है। यह आयोजित हो चुका है। फ्रेंच ओपन है, इसकी स्थापना जो है प्रारंभ किया गया तो वर्ष 1891 में। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हर साल होता है। क्ले मिट्टी कोर्ट पर इसका आयोजन होता है और मई जून में इसका आयोजन किया जाता है। यह भी आपका 2026 का हो चुका है। विंबलडन चैंपियनशिप 1877 में इसका आयोजन शुरू हुआ था। लंदन इंग्लैंड में हर साल होता है, घास के मैदान पर होता है और जून जुलाई में इसका आयोजन हो रहा है। तो वर्तमान में जब ये वीडियो बन रही है अभी फाइनल खेला नहीं गया है, अभी मैच हो ही रहा है। अंतिम आपका होता है साल में यूएस ओपन 1881 में इसका आयोजन पहली बार हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में हर साल होता है या हार्ड कोर्ट के मैदान खेला जाता है और अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है। तब पहला प्रश्न यहाँ से यह पूछेगा कि सबसे नवीनतम
जो टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है, ये 1905 में शुरू हुआ था। और सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन चैंपियनशिप जो है सबसे पुराना है। यहाँ से यह प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हो चुके हैं उसमें कौन विजेता रहे, कौन विजेता रहे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो है पुरुष एकल का जो खिताब है यह कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच कहलाए जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तो उप विजेता जो रहे हैं वो नोवाक जोकोविच रहे हैं। महिला एकल की बात की जाए तो एलेना रायबाकिना जो कजाकिस्तान की यह विजेता रही हैं, और उप विजेता जो है आरेना सबालंका जो बेलारूस की है जो उप विजेता रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। अगला आपका है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं, और उप विजेता जो है फ्लेवियो कोवाली हैं ये इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवन जीता जो रूस की हैं, और उप विजेता जो है माचा च्वालिंस्का जो पोलैंड की हैं। अगला जो है विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जो है जेनिक सिनर ने जीता, इटली के हैं। और उप विजेता जो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन की हैं। महिला एकल का विजेता जो है इगा स्विएटेक हैं जो पोलैंड की हैं, और उप विजेता अमांडा अनिसमोवा जो अमेरिका की हैं। तो विंबलडन ओपन 2025 के जो है पुरुष विजेता जेनिक सिनर और महिला विजेता जो है इगा स्विएटेक हैं। बात करते हैं हम लोग यूएस ओपन 2025 की। एक पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं, और उप विजेता जो है जेनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल विजेता जो है आरेना सबालेंका बेलारूस की, और उप विजेता जो अमांडा अनिसमोवा जो अमेरिका की हैं। तो यूएस ओपन 2025 की हैं। अगला जो टॉपिक है इसरो के आगामी मिशन के हैं, कौन कौन से हैं, कब प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान मिशन मुख्य उड़ान से पहले जो इसरो कई मानव रहित जो परीक्षण मिशन संचालित कर रहा है, जिसमें आपका व्योममित्र, यह नाम आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट। व्योममित्र जो है रोबोट है, इसे अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने के परीक्षण के लिए किया जा रहा है। और मानवयुक्त उड़ान जो भारत का पहला होगा वह अंतरिक्ष मिशन जो 2027 की पहली तिमाही में जो लॉन्च करने की उम्मीद है। इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का भी चयन किया गया है। अगला आपका चंद्रयान 4, यह मिशन 2027 के लिए नियोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उतरना और वहां से जो है मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्र करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर जो है वापस लाना है। अगला आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस स्पेस विजन 2047 के तहत जो है भारत 2028 तक अपना पहला जो अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल BS-1 लॉन्च करेगा, और भारत 2035 तक जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो 2035 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा अंतरिक्ष में। अगला आपका शुक्रयान 1 वेनस ऑर्बिटर मिशन, इसरो का जो है शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन मार्च 2028 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, और यह शुक्र के वायुमंडल सतह और भूगर्भीय संरचना का जो है अध्ययन करेगा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है आपका चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। यह जो है इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का जो है संयुक्त मानव रहित मिशन है। 2028-29 के आसपास से लॉन्च करने किया सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दक्षिणी ध्रुव के उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ताकि वहां मौजूद पानी और अन्य पदार्थों की जानकारी मिल सके। अगला आपका मंगलयान 2 मिशन MOM-2 मंगल ग्रह के लिए भारत के इस दूसरे मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की योजना है, और प्रधानमंत्री ने इसरो को 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का जो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निर्देश दिया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2040 तक जो है चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो लोग भी लोअर पीसेस वगैरह का पेपर देने वाले हैं वो लोग इन सब टॉपिकों को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछेगा ही पूछेगा आयोग। आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।